हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी हिंदी की अलंकार की मैराथन क्लास है। इससे पहले आपकी 2 मैराथन क्लास हो चुकी हैं। हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास, जिन बच्चों ने मैराथन क्लास नहीं ली हो हिंदी साहित्य की, वो अवश्य उसे ले जाकर, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास अवश्य लें। 2 पार्ट्स हैं उसके, और आज हमारा है हिंदी अलंकार मैराथन क्लास। आप लोग पेन कॉपी साथ लेकर बैठा करें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका आज का पहला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रक्षेप किसकी पंक्ति है? भामा की, दंडी, भरत मुनि या वामन? आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे थे, अलंकार का टॉपिक जो है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे पूरी आशा है कि जब ये आप क्लास कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आप अलंकार पहचानने लगेंगे। इसलिए बिल्कुल मन लगाकर इस क्लास को पढ़ें, इस क्लास को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हर अलंकार का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, सबकी आपको इतना समझा दिया जाएगा कि आप तुरंत पहचान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षेप किसकी पंक्ति है? भामा, दंडी, भरत मुनि या वामन की? तो ये पंक्ति कही है, किसने कही है? दंडी ने। आपका राइट ऑप्शन है दंडी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षेप। काव्य की शोभा बढ़ाना ही अलंकार का धर्म है, या काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वही धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार क्या होते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाए, ये इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। काव्य की जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार हैं। ठीक है, अब अलंकार, हमें अलंकार के भेद पढ़ने होंगे। 2 भेद पढ़ने होंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए पहले अगला प्रश्न देखते हैं। ना कांतामपि निर्भूषणम विभति वनिता मुखम, किस आचार्य का कथन है? ना कांतामपि निर्भूषम विभति वनिता मुखम। जिस प्रकार स्त्री का, वनिता का मुख आभूषण के बिना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही काव्य बिना अलंकार के अच्छा नहीं लगता। तो ये पंक्ति किसने कही है? दंडी ने, भामा ने, वामन ने या भरत मुनि ने? तो ये पंक्ति कही है आपकी भामा ने। इस तरह पंक्तियां भी आपकी परीक्षा में आ रही हैं, इसलिए इससे संबंधित पंक्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अमिय मूर्मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इस अवतरण में कौन सा अलंकार है? लाटा अनुप्रास, वृत्या अनुप्रास, चेका अनुप्रास या श्रुत्या अनुप्रास? तो अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है या अर्थालंकार है? पहले हम समझ लें अलंकार के भेद। अलंकार के भेद फिर स्टार्ट करते हैं आप आज के प्रश्न मैराथन के प्रश्न। अलंकार मुख्यतः 2 भेद हैं, और एक तीसरा भी भेद है उभयालंकार। तो शब्दालंकार, शब्दालंकार और आपका अर्थालंकार, अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और आपका अर्थालंकार। एक भोजराज कवि थे, उन्होंने अपनी सरस्वती कंठाभरण जो उनकी रचना थी उसमें एक और अलंकार का बोध कराया था, उसे कहते हैं उभयालंकार। ठीक है, तो हमें अभी यहाँ पर 2 पढ़ने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यमक। इस तरह प्रश्न बन जाते हैं आपकी परीक्षा में कि कौन सा शब्दालंकार है, कौन सा अर्थालंकार है। वक्रोक्ति और भीप्सा। ठीक है, ये मेन 5 हैं। भीप्सा, ये शब्दालंकार के भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, भीप्सा। ठीक है, अर्थालंकार के भी हैं, उपमा, इसके काफी भेद हैं, रूपक, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो जो मेन है वहां वो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। विभावना, विभावना, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति, और भी है भ्रांतिमान, संदेह, असंगत अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, प्रतीप, दृष्टांत, काफी हैं अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार हम किसे कहेंगे? जो जिनमें चमत्कार शब्द के आधार पर हो। अर्थालंकार जिनमें चमत्कार अर्थ के आधार पर हो। जिन्हें हम शब्द के आधार पर अलंकार
पहचान पाए वो शब्द अलंकार, जिन्हें अर्थ के आधार पर पहचानते हैं वो अर्थालंकार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रश्न। तीसरा, अमीय मूर्मय चूरन चारु समन सकल भवरुचि परिवारु। अमीय मूर्मय चूरन चारु या चा, तो ये वर्णों की आवृत्ति हो रही है, सा, ये वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो ये तो हमें मालूम है, वर्णों की आवृत्ति, व्यंजनों की आवृत्ति जहाँ होती है, वर्णों और व्यंजन एक ही बात। ठीक है, व्यंजनों की जहाँ आवृत्ति हो, व्यंजनों की आवृत्ति, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, हमें सीधी सीधी बात मालूम है। अब क्या कह दिया? लाटा अनुप्रास, वृत्तिया अनुप्रास, छेका अनुप्रास या श्रुत्या अनुप्रास, ये इसके भेद हो गए बेटा, इसके अनुप्रास के भेद। ठीक है, तो ये 5 भेद होते हैं, तो 4 तो हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, 5वां कौन सा नहीं लिखा है? अंत्या अनुप्रास, अंत्या अनुप्रास। ठीक, तो हम कैसे पहचाने? ये कंफ्यूजन आप कैसे दूर करें कि ये कौन सा अलंकार है? ये कंफ्यूजन अगर आपको हो तो ये कैसे दूर करें? आपका जो तीसरे का आंसर है वो मैं अभी बताए दे रही हूँ, छेका अनुप्रास। ठीक है, फिर एक बार सबके बारे में समझा देंगे तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर छेका अनुप्रास है, अब छेका अनुप्रास कैसे है इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, पहले एक एक बार हम सबको समझ लें, पहले हम छेका अनुप्रास को समझ लें। छेका अनुप्रास, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हमें पहचान पता चल जाएगी, फिर हमारा प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस तरह आपके पेपर में आ रहा है प्रश्न, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया है। एक वर्ड 2 बार आए, चाहे लगातार आए, 2 बार आए या चाहे लगातार आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए, तो वहां छेका अनुप्रास होगा। या आ रहा है, लगातार 2 बार आ रहा है, चा लगातार 2 बार आ रहा है, सा लगातार 2 बार आ रहा है। ठीक है, या छेक कर आए, ठीक है, वहां छेका अनुप्रास होगा। ठीक, अगला है आपका श्रुत्या अनुप्रास, इसको हम कैसे लिखेंगे? दूसरा हम इसको समझ लेते हैं, श्रुत्या अनुप्रास। अब श्रुत्या लगा है यानी कि सुनने में जो, तो जहां उच्चारण स्थान समान हो, उच्चारण स्थान एक हो, तो वहां आपका श्रुत्या अनुप्रास होगा। जहां उच्चारण स्थान समान हो वहां आपका श्रुत्या अनुप्रास होगा। ठीक है, उच्चारण स्थान समान हो। ठीक, ऐसे हम कह दें पाप, प्रहार, प्रकट, इस तरह कुछ बन जाए तो पा उच्चारण स्थान, या दंत, तिथ, था, दा, ये उच्चारण एक ही उससे निकल रहे हो, दा और था का दंत ही उच्चारण स्थान होता है, तो ऐसे कुछ शब्द आए तो जिनका उच्चारण स्थान समान हो, ऐसे शब्द आए वो श्रुत्या अनुप्रास में आ जाएंगे। छेका अनुप्रास पता चल गया, श्रुत्या अनुप्रास पता चल गया। अब आपका आएगा वृत्त्या अनुप्रास। ठीक है, वृत्त्या अनुप्रास में जो भी अनुप्रास के एग्जाम्पल दिए जाएंगे वो सारे वृत्त्या अनुप्रास में आते हैं। आपका है वृत्त्या अनुप्रास, जहां एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो, जहां अनेक बार व्यंजनों की आवृत्ति हो, अनेक बार, वहां आपका वृत्त्या अनुप्रास आएगा। और लाटा अनुप्रास, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, लाटा अनुप्रास। तो लाटा अनुप्रास को हम आगे समझेंगे, अभी हम बताएंगे। इससे आगे जो आपका उदाहरण आएगा, आपका प्रश्न आएगा, वो लाटा अनुप्रास पर ही होगा। इसको ज्यादा अच्छे से बताना है क्योंकि इससे संबंधित आपके प्रश्न आ रहे हैं। अंत्या अनुप्रास, अंत्या यानी कि अंत में तुक बनती हो, अंत में तुक बनती हो, वहां आपका अंत्या अनुप्रास होगा। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हमको इसमें समझने में परेशानी आ रही है। अब वहां पर आपका लाटा अनुप्रास रह गया था, उसको मैं इस उदाहरण के साथ समझाए दे रही हूँ। आपका प्रश्न है पूत सपूत को का तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, तो यहाँ पर होगा। ठीक है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर जो आपका अलंकार है लाटा अनुप्रास। अब कैसे समझे हम लाटा अनुप्रास है? यहाँ लाटा अनुप्रास में ये होगा कि पूरी पंक्ति यहाँ ये देखो ध्यान से, पूरी पंक्ति या पूरे वर्ड, वैसे ही आवृत्ति
उसी तरह हो जाएगी, ठीक है। और उनका जो अर्थ होगा, ये जैसे पूरी पंक्ति का धन संचय, ये पूरी पंक्ति की आवृत्ति हो गई, ये लाटा अनुप्रास में होगा। पूरी पंक्ति की आवृत्ति हो गई। ये आप नोट कर लें, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में। पूरी पंक्ति की आवृत्ति होगी और अर्थ की भी आवृत्ति होगी, अर्थ भी समान होगा, अर्थ की भी आवृत्ति। तो ये कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? लाटा अनुप्रास। कभी ऐसा उदाहरण आ जाए तो आप तुरंत टिक कर लें, आपको कोई परेशानी ना हो बेटा। तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र अच्छा है तो धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं, पुत्र अगर बुरा है तो भी धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा होगा तो वो बना ही लेगा और बुरा होगा तो जितना भी बनाया उसको बिगाड़ देगा, है ना। तो का धन संचय, इसका अर्थ भी कैसा है? सेम। तो यहाँ अर्थ की भी आवृत्ति है और पंक्ति की भी आवृत्ति है, तो ये आपका है लाटा अनुप्रास, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं अनुप्रास के भेद समझने में। कंकन किंकिन नूपर धुनि सुन, कहत लखन सुन राम हृदय गुण। कंकन किंकिन नूपर धुनि सुन, ये इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कंकन किंकिन का की आवृत्ति यानी वर्णों की आवृत्ति कई बार आए तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा बेटा? वृत्त्या अनुप्रास। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, वृत्त्या अनुप्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुप्रास में कोई परेशानी तो नहीं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक। यहाँ तो हम डायरेक्ट ही समझ लेंगे, माँ की आवृत्ति हो रही है तो ये अनुप्रास अलंकार है। जब भेद आ जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये समझने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप लोग अच्छी तरीके से समझें इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, कनक कनकते सौगनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय, नर या पाए बौराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी यानी कनक और कनक, तो यहाँ कनक और कनक का अलग अलग अर्थ है। कनक का एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा, यानी सोना मिल जाए। कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार, एक का अर्थ है धतूरा और एक का अर्थ है सोना। तो धतूरे से भी ज्यादा मादक, सौगुनी मादकता होती है सोने में, ठीक है। उसे धतूरे को तो खाकर बौराते हैं लेकिन सोने को पाकर ही बौरा जाते हैं, ठीक है, यही अर्थ है इसका। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा, यमक होगा, अनुप्रास होगा या श्लेष होगा? तो यमक अलंकार होगा आपका यहाँ पर, यमक अलंकार। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, ठीक है। जहां शब्द लिखे हों, शब्द दो शब्द है लेकिन मतलब शब्द समान शब्द लिखे हैं लेकिन अर्थ उनके कैसे हैं बेटा? अलग अलग है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर यमक में क्या होगा? यहाँ पर दो समान शब्द आए, ये नोट करते रहें, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। दो समान शब्द आए किंतु अर्थ कैसा हो? अर्थ अलग अलग हो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, ठीक। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। तो कनक का अर्थ सोना, एक का धतूरा, ठीक है। अब याद रखेंगे यमक अलंकार की पहचान कि शब्द दो आए लेकिन अर्थ भी उनके दोनों के अलग अलग हो, ठीक। चलिए, समान शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो वहां यमक अलंकार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बहेव विधेय विधेय विषेखी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ उदाहरण है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ प्रश्न है। मूर्त मधुर मनोहर देखी, बहेव विधेय विधेय विषेखी। तो यहाँ दो शब्द हैं, विधेय विधेय, तो इनका अर्थ भी होगा विधेय। मूर्त मधुर मनोहर देखी, विधेय विधेय विषेखी। विधेय का अर्थ होगा जनक और विधेय एक का अर्थ होगा बिना देह के, ठीक। तो भगवान श्री राम की इतनी सुंदर मनोहर छवि देख ली कि जो राजा जनक थे वो बिना, उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम बिना देह के, ठीक है, बिना देह के। तो यहाँ दो अर्थ है और समान शब्द हैं, तो कौन सा अलंकार होगा? अभी हमने पढ़ा यमक अलंकार होगा, आपका राइट आंसर है
सी। अब यमक अलंकार के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो, नाहि मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है, वक्रोक्ति है, श्लेष है, यमक है या अनुप्रास है। तो इस पंक्ति का अर्थ है को तुम हो इत आए कहाँ, कि तुम कौन हो, इधर कहाँ आए हो। घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो, नाहि मनमोहन है प्रिय। घनश्याम का अर्थ यहाँ क्या समझ लिया कि काले बादल, काले बादल हो तो किधर भी जाकर बरसो। वो फिर कहते हैं नहीं मनमोहन है प्रिय, कि हम मन मोहने वाले हैं, मनमोहन है। तो वो कहती है कि अगर मन मोहने वाले हो तो मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो। तो ये श्री राधा रानी कृष्ण से कह रही हैं। तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा, आपका ऑप्शन ए सही है, वक्रोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति दो शब्दों से मिला है, वक्रोक्ति, ठीक। वक्र प्लस उक्ति, तो ऐसी उक्ति जो उल्टी हो। वक्र प्लस, वक्र माने क्या होता है, उल्टा, ठीक है। कहें कुछ और अर्थ कुछ समझ लिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां आपका वक्रोक्ति अलंकार होगा। इस बात को ध्यान रखना। वक्रोक्ति अलंकार कि वक्ता बोले कुछ और श्रोता उसका उल्टा अर्थ समझ ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो आप नोट कर लें, वक्ता की बात श्रोता, वक्ता की बात श्रोता उल्टी समझ ले या उल्टा समझ ले, ठीक है। वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, वहां कौन सा अलंकार होगा, आपका वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब तो वक्रोक्ति का कोई भी उदाहरण आ जाए, आप तुरंत समझ लेंगे कि कहा कुछ जा रहा है और समझ कुछ लिया है वक्ता ने, तो वहां वक्ता वक्रोक्ति अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है या उत्प्रेक्षा है। यमक, यमक यहाँ पर दो पानी पानी एक साथ नहीं लिखे हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब पानी शब्द है वो यहाँ एक बार है और इसका अनेक अर्थ हैं। मोती के लिए अलग होगा, मानस के लिए अलग और चून के लिए अलग, ठीक है। तो पानी का अर्थ सभी के लिए अलग है। मोती के लिए है चमक, ठीक है, चमक चली जाए तो मोती का कोई काम नहीं, ठीक है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सभी सून है। मानुष, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, उसकी आंखों में पानी नहीं है यानी कि शर्म नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं, ठीक है। मोती मानुष चून, यहाँ पर पानी के लिए, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा अर्थ हो गया, चून मतलब जल। आटा, आटा के लिए जल आवश्यक होता है, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा। तो यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ हो गए, तो वहां होगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की पहचान है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका, ठीक है। श्लेष का क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होगा चिपकना या चिपका हुआ। तो जहां शब्द एक अर्थ अनेक, ये शॉर्ट में याद कर लेंगे हम, शब्द एक और उसके लिए अर्थ अनेक, ठीक। तो श्लेष अलंकार की पहचान क्या है कि एक बार शब्द आए और उसके लिए उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यह श्लेष अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर होगा अलंकार, ठीक है, अलंकार है, टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है या इनमें से कोई नहीं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी, वह धीरे धीरे। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, आप लोग आंसर करिए बेटा, अगर किसी को आ रहा हो तो इसका आंसर अवश्य करें। उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है या इनमें से कोई नहीं। तो इन पंक्तियों में है उपमा अलंकार, सी वर्ड जुड़ा है, सी क्या जुड़ा है, सी। तो उपमा अलंकार, संध्या सुंदरी परिसी, संध्या जो है सुंदर है परी की तरह, तो यह आपका अलंकार होगा उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार की पहचान बता दें आपको। उपमा, तो जहां पर किसी की तुलना की जाए वहां पर, वहीं पर तो होगा उपमा अलंकार, तुलना की जाए तो वहां आपका होगा उपमा अलंकार, ठीक है।
एक मिनट, उपमा अलंकार की और थोड़ी सी बातें हैं वो बताए दे रहे हैं आपको। उपमा अलंकार में अगर वाचक शब्द आप पहचान के लिए रखेंगे, वाचक शब्द, तो ये लिख लें आप, सा लिखा हो, सी लिखा हो, सम लिखा हो, सदृश्य लिखा हो, ठीक, ज्यों ज्यों लिखा हो, सरिस लिखा हो, सरिस, ठीक, सा सम समान, ठीक है, सा सी सम सदृश ज्यों सरिस समान एमे जेमे, ऐसे वाचक शब्द जहां आ जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इस बात को नोट कर लें। उपमेय और उपमान ये आपको पता होंगे, उपमेय और उपमान। उपमेय कौन सा होता है? चलिए पहले अगला प्रश्न देखते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। रवि अभाव लख रेन में दिन लख चंद्र विहीन, सतत उदत एहम हेतु जन यश प्रताप मुख कीन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जन, यहाँ पर रवि अभाव लख रेन में दिन लख चंद्र विहीन, सतत उदित एहम हेतु जन यश प्रताप मुख कीन। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? जानो, मानो, ये सब ऐसे वर्ड आ जाए तो वहां आपका कौन सा अलंकार होगा? जन जानो मन मानो, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कि जहां जान लिया जाए, मान लिया जाए, अनुमान लगा लिया जाए या संभावना हो, अनुमान या संभावना हो, वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा संभावना। रवि अभाव लख रेन में दिन लख चंद्र विहीन, सतत उदत एहम हेतु जन यश प्रताप मुख कीन। तो अनुमान या संभावना हो, वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना, की संभावना। उपमेय होगा जिसकी तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए उपमान, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा, ठीक है। जैसे अगर उपमान चंद्र और उपमेय मुख, कह रहे हैं कि मुख चंद्र सा है, ठीक है, तो वहां उपमान, और जहां उपमान चंद्र होगा, मुख कैसा होगा? उपमेय, ठीक। अगर हम यहाँ पर मुख और चंद्र का उदाहरण लेते तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बनाते तो लिखते मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है, मानो चंद्र है, संभावना हो गई चंद्र है, ठीक है। अगर हम यही मुख और चंद्र का उदाहरण उपमा अलंकार के लिए लेते तो हम कहते हैं मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्र सा है। अगर हम कह दें मुख चंद्र सा है तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। सा लगा है, ठीक है, तुलना की है हमने, तो वहां उपमा अलंकार होगा। जहां संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन वरुण अमन, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो वाचक शब्द मिल गया सम, ठीक है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? तुरंत आप लगा लेंगे, ये वाचक शब्द किसमें था? उपमा अलंकार में। श्लेष उपमा अनुप्रास रूपक, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार में आप समझ गए कि नहीं समझे? सम सा दृश्य ऐसे शब्द आ जाए तो वहां आपका उपमा अलंकार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप क्या कहलाता है? उपमा कहलाएगा, उत्प्रेक्षा कहलाएगा, रूपक या भ्रांतिमान? आप लोग आंसर अवश्य करें इसका। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप क्या कहलाएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान? आप लोग बेटा साथ के साथ आंसर करेंगे तो ये विश्वास होगा कि आप ध्यान से क्लास पढ़ रहे हैं। तो उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो तो आपका राइट आंसर होगा रूपक। अभेद आरोप, अब इसको कैसे समझें? अभेद आरोप तो रूपक अलंकार को हम समझ लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। तो रूपक अलंकार की यही परिभाषा होगी कि उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। अब अभेद आरोप कैसे करेंगे? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मुख और चंद्र का, ठीक है।
उपमा वाले में हमने कहा मुख चंद्र सा है, उत्प्रेक्षा में हमने कहा मुख मानो चंद्र है, और इसमें कह दें चंद्रमुखी, यानी कि मुख ही चंद्र, मुख कैसा है? चंद्र, ठीक, चंद्रमुख, ऐसे कह दें चंद्रमुख, मुख मान लिया चंद्र है, चंद्रमा, ठीक है। तो यहाँ कोई भी आरोप छोड़ा ही नहीं, सीधे क्या कह दिया? चंद्रमा ही मुख है, ठीक है, यहाँ मुख ही चंद्रमा है, मुख ही कैसा है? चंद्रमा है। ऐसे हमने अभेद आरोप डायरेक्ट, जैसे आ जाए चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, चरण कैसे है? कमल जैसे, कोई भेद नहीं रहा, हमने डायरेक्ट कह दिया चरण कमल, ठीक। तो ऐसे शब्द आ जाए तो आपका रूपक अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? कि बीती विभावरी जागरी रात बीत गई है, जागो, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, अंबर को, आकाश को क्या बना दिया? आकाश को मान लिया पनघट, मान क्यों लिया? मतलब अभेद आरोप कर दिया, आकाश पनघट, और तारा को घड़ा बना दिया घट, ठीक है, उषा को स्त्री नागरी, ठीक। तो अभेद आरोप कर दिया यहाँ पर, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा, रूपक होगा, श्लेष होगा बेटा, कि उत्प्रेक्षा होगा? आपका प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? आप लोग आंसर करें साथ के साथ, आपको समझ में आ गया होगा। आपका ये है रूपक अलंकार, ठीक है। इस क्लास का उद्देश्य ये रहता है कि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई समस्या ना हो। हमारी जितनी भी क्लासें हैं उसको इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि आपको कोई समस्या ना हो। अगर होती है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 16। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप केवल पास ही ना हो बल्कि अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। आपके हिंदी और संस्कृत में फुल में से फुल नंबर आने चाहिए, 30 में से 30 नंबर आपके आ जाएं, यही हमें विश्वास है। आप अगर आप क्लास कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपके अवश्य आएंगे, ठीक है। मेहनत करते रहें आप लोग। 24 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना, इस चौपाई में अलंकार है विषम, विभावना, असंगत या तद्गुण। कौन सा अलंकार होगा? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना। बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है, और बिना कर मतलब हाथ, बिना हाथों के कर्म कर रहा है, विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है। तो जहां विभावना अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। आपका राइट आंसर होगा विभावना अलंकार। तो जहां कारण के अभाव में कार्य पूरा हो जाए, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कारण के अभाव में कार्य पूरा हो जाए, कारण के अभाव में कार्य पूरा हो जाए, कार्य पूरा हो जाए तो वहां आपका विभावना अलंकार होगा, ठीक है। कारण के अभाव में कार्य पूरा हो जाए आपका विभावना अलंकार होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की, प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। आपको यहाँ पर ज़्यादातर वही प्रश्न मिलेंगे ज़्यादातर जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की, प्यासी पंक्ति में अलंकार है विभावना, विशेषोक्ति, वक्रोक्ति, अन्योक्ति। आपका ऑप्शन ए सही होगा, बी या सी या डी। आप लोग आंसर करिए। देखो दो दो मेघ बरसती मैं प्यासी की, प्यासी की, दो दो मेघ बरस रहे हैं लेकिन मैं प्यासी की प्यासी हूं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? विभावना, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति, अन्योक्ति। तो आपका सही आंसर है विशेषोक्ति, ठीक है। अब विशेषोक्ति दो शब्दों से मिली है, विशेष प्लस उक्ति, यानी कि कुछ विशेष उक्ति, कुछ अलग उक्ति कही जाए, है ना, कि मेघ बरस रहे हैं दो दो, किसे बता दिया? दो दो मेघ बरसते आंखों को, ठीक है, और लेकिन फिर भी मैं प्यासी हूं। तो विशेष उक्ति का जहां कही जाए, ठीक है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां आपका विशेषोक्ति अलंकार होगा। जैसे हम कह दें
पानी बिच मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हंसी। तो पानी बिच मीन प्यासी, मीन प्यासी कि पानी के बीच रहकर मीन मछली प्यासी है, ये सुन सुनकर मुझे हंसी आ रही है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार। पानी बिच मीन प्यासी, यहां पर क्या लिख दिया है? पानी बिच मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हंसी। इसमें अगर पूछ लिया जाए सुन सुन आवे हंसी, ठीक है, तो आपका कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार। इस तरह कोई उदाहरण आ जाए तो आप समझ लेंगे कि कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, कारण होने के बावजूद भी कार्य ना हो, कारण होने के बावजूद भी कार्य ना हो, कारण होने पर भी कार्य ना हो, वहां आपका कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, कारण होने पर भी कार्य ना हो, वहां आपका विशेषोक्ति अलंकार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किम सुख कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। ठीक है, इस पंक्ति में अलंकार है संदेह, स्वभावोक्ति, अन्योक्ति या भ्रांतिमान। किम सुख, अब अर्थ समझ पाएंगे तो आप अवश्य कर लेंगे। तो बिल्कुल सरल अर्थ है किम सुख कुसुम जानकर। किम सुख होता है पलाश का फूल, जो लाल कलर का होता है, पलाश का फूल। कुसुम माने फूल। ठीक है, किम सुख पलाश का फूल जानकर झपटा भौरा, भौरा उस पर झपटा, इस पर सुख की लाल चोंच पर, तोते की लाल चोंच पर। सुख माने होता है तोता। तोते ने निज ठोर चलाई, और तोते ने भी अपनी चोंच चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। किसको? भौरे को। तोते ने क्या सोचा कि जो भौरा है वो जामुन है। अब इसमें कौन सा अलंकार होगा? संदेह है, अन्योक्ति है, स्वभावोक्ति है या भ्रांतिमान। क्या इसमें संदेह हो रहा है? संदेह होता तो कहते कि भौरा है कि जामुन है ना, वो सोचता बैठ के। संदेह होता तो यही तो कहता कि तोता कि भौरा है या जामुन है, समझ में नहीं आ रहा, खाऊं इसे ना खाऊं। ठीक है, तो वहां पर संदेह होता। ठीक है, स्वभावोक्ति या स्वाभाविक उक्ति कही जाए, किसी रूप का वर्णन स्वाभाविक किया जाए, वहां पर स्वभावोक्ति होगी। अन्योक्ति, अन्य पर उक्ति कही जाए, ताना मारा जाए, इस तरह की कुछ समझाना हो, दूसरे पर डालकर बात कह दें, वहां अन्योक्ति। तो आपका राइट आंसर होगा भ्रांतिमान। यानी यहाँ पर भ्रांति हो रही है, जब भ्रांति हो जाए, ठीक है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांति हो जाए, भ्रमवश, कुछ समझ लें, भ्रमवश, ठीक है, भ्रमवश कुछ समझ लें कि है कुछ और समझ कुछ लिया, वहां कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान। अगर संदेह अलंकार होता तो एग्जाम्पल रखते कि नारी है कि साड़ी है, कि सारी है, सारी है कि नारी है, यानी कि नारी है कि पता नहीं चल रहा है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। ठीक है, इस तरह होता तो आपका संदेह अलंकार होता। यहाँ पर संदेह अलंकार है। ठीक है, चलो। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा? ऑप्शन ए, बी या सी या डी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, कि जैसे जैसे काले रंग में डूब रहे हैं, कृष्ण के रंग में डूब रहे हैं, वैसे वैसे उज्जवल रंग, यानी कि वैसे ही वैसे प्रकाशित हो रहे हैं। अब यहाँ पर डूब काले रंग में रहे हैं लेकिन स्वच्छ और उज्जवल हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास दो शब्दों से बना है, इनका अर्थ तुम्हें बस नाम से ही पूरी डेफिनेशन निकल आएगी, विरोध प्लस आभास। ठीक है, अब बताओ, विरोध हो रहा है, उस विरोध का आभास हो लेकिन विरोध ना हो। विरोध का क्या है? केवल आभास है ना, विरोधाभास, कि विरोध का हमें आभास हो रहा है कि काले रंग में डूब रहा है और उज्जवल हो रहा है। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, जहां विरोध का आभास हो लेकिन विरोध नहीं है।
तो वहां आपका विरोधाभास अलंकार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मद भय भोजन, दुख के तम को खा खा कर भरती प्रकाश से वह मन। तो दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मद में भोजन, दुख के तम को खाकर भरती प्रकाश से वह मन, कि वह दुख के अंधेरे को खाकर अपना प्रकाश से मन भर रही है। ठीक है, यहाँ लिखा होगा विरोधाभास। ठीक, यहाँ पर होगा आपका विभावना अलंकार। ठीक है, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। ठीक है, बिना कारण के कार्य हो रहा है, यानी कि दुख इस मानव आत्मा का नित्य का मदमय भोजन, दुख है और इस मानव आत्मा का नित्य का मदमय भोजन। आपका जो इसमें जो राइट आंसर है यही दिया हुआ है बुक्स में, विभावना अलंकार। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो इसमें, जैसे कि हमें लगेगा कि विरोधाभास भी हो सकता है दुख के तम को खाकर, लेकिन आपकी बुक्स में 2-3 बुक्स में ये चेक किया है, यही आंसर है विभावना। ठीक है, तो बिना कारण के कार्य हो जाए तो वहां आपका कि भूख मिट रही है भरती प्रकाश, तो वहां विभावना अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर विचित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीत। द्रग उर्जत टूटत कुटुम, नयन जुड़ रहे हैं, कुटुम टूट रहे हैं, कुटुम माने परिवार, परिवार टूट रहे हैं। जुरत चतुर चित प्रीत, प्रीत जुड़ रही है लेकिन दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ रही है, दई नहीं है रीत। यह कैसी नई प्रीत है? इसमें कौन सा अलंकार है आपका? 21 असंगत होगा, विभावना होगा, दृष्टांत या निर्देशना। आपका कौन सा अलंकार होगा? ए, बी, सी या डी? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। ए होगा, बी होगा, सी होगा या आपका डी होगा। तो आपका जो राइट आंसर है असंगत अलंकार है, आपका असंगत अलंकार है इसमें। ठीक है, असंगत अलंकार कैसे होगा इसमें कि काम कहीं हो रहा और उसका असर कहीं और पड़ रहा। ठीक है, कार्य कहीं और उसका और कारण कहीं है लेकिन कार्य कहीं और हो रहा है, वहां आपका असंगत अलंकार होगा। ठीक है, कि नयन जुड़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, तो यहाँ पर असंगत अलंकार होगा। ठीक है, कारण कहीं और कार्य कहीं और हो तो वहां आपका असंगत अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा? अन्योक्ति, विशेषोक्ति, विरोधाभास या विभावना। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सुविंध्यो आगे कौन हवाल। अन्योक्ति होगा, विशेषोक्ति होगा, विरोधाभास या विभावना। विभावना में हमने पढ़ा था कि बिना कारण के कार्य हो जाए, विरोधाभास में पढ़ा था कि विरोध हो, विरोध का हमें आभास हो, नहीं हो रहा। विशेषोक्ति कि पानी बिच मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हंसी, कि कोई विशेष उक्ति नहीं कही गई है जिस पर हमें हंसी आए। ठीक है, या जिस पर विश्वास न हो, ऐसी दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, इसमें विशेषोक्ति था। ठीक, अन्योक्ति। अब हमारा राइट आंसर क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति दो शब्दों से मिलकर बना अन्य प्लस उक्ति, यानी कि हम कह किसी से रहे हैं और किसी को समझाने के लिए उक्ति प्रयोग करें, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होगा। ये राजा जय सिंह अपनी नई पत्नी के साथ व्यस्त थे, तो राजकाज सब गड़बड़ हो रहा था, तो वहां के जो गुरु मतलब जो होते हैं ना, संभालते हैं, उन्होंने वहाँ के एक कवि थे जो उनके दरबारी कवि, उन्होंने राजा जय सिंह के लिए पंक्ति लिखी थी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सुविंध्यो आगे कौन हवाल। यानी कि अगर भौरे की तरह कली में ही बिजी रहोगे तो आगे कौन आपका राजकाज देखेगा। ये बात समझानी थी अन्य उक्ति के माध्यम से, तो ये उन्होंने उक्ति लिखी थी, फिर उन्होंने ये पढ़ी तो उन्हें समझ में आया, फिर अपने राजकाज को संभालने लगे। तो ये अन्य उक्ति, अन्य परोक्ति कह दें तो आपके अन्योक्ति अलंकार होगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरे पर ढाल कर, यानी कोई जैसे बात किसी को कहनी हो तो कोई अन्य उदाहरण लिया और उसको समझा दिया। ठीक, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होगा। अगला है चंद्र शकलंक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी।
चंद्र शकलंक मुख निष्कलंक, इसको नोट कर लें, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। चंद्र शकलंक यानी चंद्रमा में तो दाग है, मुख निष्कलंक, मुख में दाग नहीं है। दोनों में समता कैसी, तो दोनों में समानता कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, व्यतिरेक में, ये यहाँ पर आपका नियुक्ति होगा रूपक असंगति या व्यतिरेक। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, मैंने प्रैक्टिस सेट में समझाया हुआ भी है। तो यहाँ पर उपमेय में इसमें चंद्र और मुख, तो मुख को क्या मान लिया, श्रेष्ठ, मुख को श्रेष्ठ बता दिया, मुख को क्या बता दिया, श्रेष्ठ। ठीक, मुख को जहां उपमेय को श्रेष्ठ बता दें उपमान से, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा बेटा, आपका व्यतिरेक अलंकार। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, बता दिया जाए। ठीक है, उपमेय कौन है, उपमेय मुख, मुख और उपमान है आपका चंद्रमा। तो मुख को श्रेष्ठ बता दिया कि मुख पर कोई दाग नहीं है, चंद्रमा में तो दाग है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय कहलाता है, जिससे तुलना हो वो उपमान है। ठीक है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहां आपका व्यतिरेक अलंकार होगा। आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही, इससे संबंधित क्लास समझ में तो आ रही है? आप लोग साथ के साथ कमेंट करें कि आप लोग को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, आपको अलंकार अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, देखी तिन तैसी में अलंकार है, अतिशयोक्ति उल्लेख उपमा रूपक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर करें। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यहाँ पर आपका उल्लेख अलंकार होगा, जहाँ भगवान का वर्णन किया जाए, उनके अनेक रूपों का वर्णन किया जाए, वहाँ उल्लेख अलंकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, प्रतीप, रूपक, यमक। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें, इसका आंसर क्या होगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या यमक। तो इसमें अलंकार है आपका प्रतीप, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और प्रतीप जो अलंकार है उपमा का उल्टा होता है, इस बात को नोट कर लें, उपमा का उल्टा। ठीक, अब यहाँ पर उपमा का उल्टा कैसे हुआ, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो दो चार खड़े। अब कह दिया कि तपस्वी से देवदार के तुलना किसे कर दी, उपमान किसे मान लिया, उपमान मान लिया हमने तपस्वी को, उपमेय किसे मान लिया, देवदार को। वैसे क्या कहते कि देवदार की तरह तपस्वी बड़े थे, है ना, कौन बड़ा होता, देवदार, देवदार से तुलना करते, देवदार की तरह तपस्वी बड़े थे। लेकिन यहाँ कह दिया उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। प्रतीप का अर्थ है उपमा, प्रतीप का जो अलंकार है आपका प्रतीप, उसका अर्थ होगा उपमा का उल्टा। ठीक है, उसकी डेफिनेशन होगी उपमा का उल्टा हो वही प्रतीप अलंकार होगा, जहां उपमान किसे मान लिया जाए, उपमेय को। ठीक है, तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस तपस्वी से तुलना कर दी देवदार की। वैसे तुलना किसकी करते, देवदार से तुलना करते तपस्वी की, लेकिन यहाँ हम उल्टा कर दिया, तो यहाँ आपका होगा कौन सा अलंकार, प्रतीप अलंकार। समझ जाएं आप, तपस्वी और देवदार। ठीक, वैसे कहते कि देवदार जैसे, वो हमने तपस्वी देखे कि वो देवदार जैसे बड़े थे, तो ये बात तो सही थी, है ना, उपमा दे दी। अगर हम कह दें, अब यहाँ पर उल्टा कह दिया कि उन तपस्वी जैसे हमने दो चार देवदार खड़े देखे, है ना, दो चार देवदार खड़े देखे, तो उल्टा कह दिया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बेटा, आपका प्रतीप अलंकार। इस तरह का कोई उदाहरण आ जाए तो आप आंसर अवश्य कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति है, रूपक है, श्लेष है या वक्रोक्ति है। श्लेष के बारे में पढ़ लिया, रूपक के बारे में पढ़ लिया, वक्रोक्ति के बारे में भी पढ़ लिया कि उल्टी उक्ति जहाँ कही जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब हमारा बचा अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति,
अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात कोई कहने कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई। तो इस बात को कैसे कहा गया? बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, तब जब बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा बेटा? आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा होगा? जहां बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए वहां आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केसव दास में कौन सा अलंकार है? अब आप लोग इसका आंसर करें। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केसव दास, अनुप्रास होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या यमक होगा? सूर सूर तुलसी ससी, अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक, कौन सा अलंकार होगा आपका? तो यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, दो शब्द और इनके अर्थ अलग अलग हों। युग्म आ गया, यहाँ पर जोड़ा आ गया और इसके अलग अलग अर्थ हैं। एक सूर का अर्थ है सूरदास, ठीक, सूरदास, और एक सूर का अर्थ है सूर्य। सूरदास तो सूर्य है और तुलसी शशि है यानी तुलसी चंद्रमा है। ठीक है, ये बात कही है। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका? आप तुरंत टिक कर लेंगे। अनुप्रास होगा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। तो जोड़ा किस में बनता था? युग्म किस में बनता था? आपका यमक अलंकार में बनता था, ये हम समझ गए। ठीक, रूपक में क्या होगा? अभेद आरोप। उत्प्रेक्षा में क्या होगा? मन मानो जन जानो, ये उत्प्रेक्षा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। ठीक, इस तरह प्रश्न आ जाए तो आप लोग बता लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष? तो हमें यहाँ सीधा सा वर्ड मिल गया, वाचक शब्द मिल गया उपमा का, ही उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपमा। ठीक है, केवल इतनी पंक्ति लिखी हो, इस बात को भी ध्यान रखें, ये इतनी भी पंक्ति आ जाती है, नवल सुंदर श्याम शरीर, इतना हम कह दें, केवल इतनी पंक्ति आपको मिल सकती है परीक्षा में। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? एक प्रश्न बना दें आपका, कौन सा अलंकार है। ठीक है, कभी कभी हमें और ऑप्शन देख के भी आंसर करना होता है। इसमें उल्लेख है, ठीक है, या व्यतिरेक है। अभी हमने दो ही रखे, ठीक, उल्लेख होगा या व्यतिरेक। तो नवल सुंदर श्याम शरीर, तो उल्लेख कर रहे हैं राम के, श्याम के शरीर का, नवल सुंदर श्याम शरीर, तो यहाँ पर उल्लेख अलंकार होगा। आपका राइट आंसर होगा, इतना लिखा हुआ है। अगर पूरा भी लिखा है और ऑप्शन में उपमा नहीं है तो वहां पर कौन सा अलंकार लगा देंगे? उल्लेख। ठीक है, अगर ऑप्शन में उपमा होगा तो आप उपमा करेंगे और सी लगा होगा। अब यहाँ पर तो सी नहीं लगा तो हमने लिखा उल्लेख। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इतनी पंक्ति लिखी हो तो कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर हमें कमेंट करें कि आप नवल सुंदर श्याम शरीर, ये तो मैम उल्लेख का है, तो यहीं पर आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। ठीक है, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, कोई भी परेशानी हो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। पूछना अच्छी बात है, कंफ्यूजन लेकर बैठे रहो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चरण धरत चिंता करत चितवत चरयू और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत, इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, यमक, उपमा या रूपक? ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। श्लेष, उपमा, यमक या रूपक? उपर्युक्त दोहे में अलंकार है, ये एक दोहा है। दोहा पहचानना तो सबको आता है, मात्राएं गिनना आता होगा अवश्य। आपने अगर दोहे छंद की क्लास पढ़ी होगी तो अवश्य कर लेंगे दोहा, लेकिन हम यहाँ अभी अलंकार की बात कर रहे हैं। श्लेष, यमक, उपमा या रूपक? आप लोग आंसर करें, श्लेष, यमक, रूपक या उपमा। ठीक है, तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा, इसका जो आपका 29 का राइट आंसर है आपका ए, श्लेष अलंकार। यहाँ अर्थ कैसा है? सुबरन, सुबरन शब्द लिखा है, सुबरन, जैसे वहां पर पानी लिखा हुआ था तो उनके लिए
कवि के लिए सुवर्ण का अलग अर्थ है। एक मिनट। कवि के लिए सुवर्ण का अलग अर्थ है, व्यभिचारी के लिए अलग, चोर चोर के लिए अलग। कवि क्या ढूंढेगा? सुंदर शब्द, है ना, सुंदर शब्द। व्यभिचारी होगा वो रूप रंग देखेगा, रूप रंग। चोर होगा वो देखेगा सोना। ठीक है, अब इसके सुवर्ण में कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हो गए। एक शब्द के 3 अर्थ, सभी के लिए अलग अलग अर्थ हो गए। तो यहाँ आपका कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में हमने यही पढ़ा कि जो अर्थ होता है वो चिपका हुआ होता है। ठीक है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, सोना, इसका अर्थ यहाँ पर हो गया सोना, रूप रंग और आपका सुंदर शब्द। ठीक है, तो कवि के लिए सुंदर शब्द, कवि ढूंढेगा, व्यभिचारी होगा रूप रंग देखेगा, चोर होगा वो सोना देखेगा। तो यहाँ आपका श्लेष अलंकार हो गया। बस आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है अलंकार को। आप जब उसका थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ लेंगे तो आप प्रश्न अवश्य हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जागी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अब वनस्पतियां कैसी हैं? जाग रही हैं, जागी है, अलसाई सी, मुख धोती शीतल जल से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, जहाँ कारण के बिना कार्य हो जाए, नहीं होगा। व्यतिरेक, व्यतिरेक में हमने किसकी बात करी थी? उपमेय, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दें। मानवीकरण अलंकार या रूपक अलंकार? रूपक अलंकार अभेद आरोप। अब यहाँ पर अभेद आरोप वाली कोई चीज ही नहीं कि यहाँ उपमेय और उपमान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। अब किसमें होगा मानवीकरण अलंकार? जहां पर जो प्रकृति है वो मानव की तरह व्यवहार करने लगे, प्रकृति मानव की तरह व्यवहार करने लगे। ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? मानव की तरह, अपनी साधारण भाषा में रखते हैं, मानव की तरह व्यवहार करने लगे। ठीक है, फूल खिले कलियां मुस्काई, ऐसे कह दें, मानव की तरह व्यवहार करने लगे। तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा। जागी वनस्पतियां, वनस्पतियां जाग रही हैं, अलसाई सी थी, मुख धो रही हैं। तो ये कार्य कौन करता है? मानव। तो ये मानव की तरह व्यवहार कर रही हैं, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार। अब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप अवश्य सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। आपका कौन सा अलंकार है? आप इसको समझें, पढ़ें इसको। अति मलिन वृषभानु कुमारी, आपको कुछ वाचक शब्द दिखाई दे रहा है? अधोमुख रहत उरद नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी। कौन सा अलंकार होगा? ज्यों, तो मैंने आपको बताया था सम, समान, सदृश्य। एक बार और लिख लें, आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सम, समान, सदृश्य, सा, सी, से। ठीक है, इस तरह आ जाए, सा, सी, ज्यों, जिम, ठीक, इम, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां आपका कौन सा अलंकार होगा? सरसी, सरिसे, इम, इम, जिम, ऐसे आ जाए तो आपका उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार, ज्यों। ठीक है, तो अतमलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरग नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी। कि जो वृषभान की कुमारी है, राधा रानी है, वो अपना सिर नीचे झुकाए बैठे रहती हैं, जैसे कोई जुआरी जुए में थक कर बैठा हो। तो ज्यों, तो समान, यहाँ पर इसका क्या कर दी? उपमा कर दी। ठीक है, तुलना कर दी। तुलना जहां हो जाए वहां आपका उपमा अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार है? विरोधा, ठीक, विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां बेटा कौन सा अलंकार है? अब तो आप तुरंत टिक कर लेंगे। आप लोग आंसर करें इसका। 32 का ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे क्लास को तो अवश्य एकदम आंसर करेंगे इसको देखते ही। विभावना होगा, विशेषोक्ति होगा, भ्रांतिमान या विरोधाभास। तो आपका जो राइट आंसर है, जहां बिना कारण के कार्य हो जाए
बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विद कर्म करे विद नाना। ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा था इसका। तो आपका कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन सी, विभावना अलंकार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 33, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक और रूपक। स्टार्टिंग में ही मैंने बांट दिया था शब्दालंकार को, अर्थालंकार को। इस तरह आपके प्रश्न आ सकते हैं, तो आप याद कर लें, इसको समझ लें कि कौन से शब्दालंकार हैं, कौन से अर्थालंकार हैं। तो श्लेष होगा, वक्रोक्ति होगा, रूपक होगा या यमक। अगर आपको याद हो गया हो या समझा हो अच्छी तरीके से तो अवश्य आंसर करें इसको। 33 का आंसर क्या होगा? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक या रूपक। ठीक, तो जो श्लेष है वो आपका कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार। ठीक है, वक्रोक्ति ये भी शब्दालंकार में आया था। ठीक है, यमक ये भी शब्दालंकार में था। अब आपका बचा कौन सा? रूपक अलंकार। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? तो रूपक अलंकार जो है वो आपका अर्थालंकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 34, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, आप लोग तुरंत आंसर कर लेंगे। उपमा होगा, रूपक होगा, दीपक होगा या उत्प्रेक्षा होगा? उपमा, रूपक, दीपक या उत्प्रेक्षा, आपका कौन सा राइट आंसर होगा? उपमा, दीपक, रूपक या उत्प्रेक्षा? तो आपका राइट आंसर है बेटा उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। संभावना हो, माना जाए, मनु मानो, जन जानो, मनहु मानहु, है ना, जानो जनु, जानहु जानहु, ऐसे शब्द आ जाएं, मानो। ठीक है, इस तरह शब्द आ जाएं तो आपका कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, उत्सयोक्ति। आप तुरंत आंसर कर लेंगे बेटा। आप लोग आंसर करें, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या उत्सयोक्ति? तो यहाँ पर हमें सीधा पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया, यानी मन की तुलना किससे कर दी? पीपल के पत्ते से। और यहाँ वाचक शब्द भी आ रहा है, यहाँ वाचक शब्द मिल गया हमें सरिस। तो सरिस मिल गया, तो कौन सा अलंकार है आपका? उपमा। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था आपका। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। अब कोई अगर समस्या हो अलंकार में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। आपकी कोई भी समस्या है वो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।